नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की सबसे भरोसेमंद आवाज। मैं हूं प्रीति। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ब्राजील से पीएम मोदी की हुंकार, आतंकवाद पर दोहरे मापदंड अब बर्दाश्त नहीं। FATF रिपोर्ट से खुली पोल, अमेजॉन और पेटीएम से आतंकी फंडिंग, भारत ने दिखाई सख्ती। निमिषा प्रिया को यमन में फांसी की तैयारी, भारत सरकार कर रही है आखिरी कोशिश। धामी की कॉर्बेट सफारी में बड़ा सुरक्षा चूक, फिटनेस खत्म गाड़ी में घूमे मुख्यमंत्री। ईरान इजराइल युद्ध के घाव गहरे, 1060 मौतों की पुष्टि, वैज्ञानिकों भी निशाने पर। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील की धरती से ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मंच से आतंकवाद पर दोहरे मापदंडों को लेकर दुनिया को सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के लिए कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए और न ही कोई दोहरा रवैया। पीएम मोदी का ये बयान सीधे तौर पर चीन और अमेरिका जैसे देशों की ओर इशारा करता है, जो आतंकवाद पर अलग अलग मानक अपनाते हैं। ब्रासीलिया में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला से मुलाकात के दौरान भारत और ब्राजील के बीच 6 अहम समझौते हुए, जिनमें व्यापार दोगुना करने, यूपीआई सिस्टम लागू करने, डिजिटल तकनीक, कृषि और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग शामिल है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और ब्राजील दोनों आतंकवाद के खिलाफ एक जैसी सोच रखते हैं और मिलकर लड़ने को तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि ब्राजील में भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई को लागू किया जाएगा, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक संपर्क और तेज होगा। साथ ही आयुर्वेद, अंतरिक्ष और AI जैसे क्षेत्रों में साझा अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। पीएम मोदी ने ब्रिक्स मंच से ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद की और कहा कि बिना ग्लोबल साउथ के दुनिया बिना नेटवर्क वाले मोबाइल सिम जैसी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वैश्विक स्थिरता और संतुलन के लिए भारत ब्राजील साझेदारी बेहद ही अहम है। पीएम मोदी ने विवादों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति को ही एकमात्र रास्ता बताया। उन्होंने ब्रासीलिया में राष्ट्रपति लूला के साथ बातचीत को उपयोगी करार देते हुए कहा कि वैश्विक मंचों पर दोनों देशों का समन्वय ग्लोबल साउथ की ताकत को मजबूत करेगा। भारत और ब्राजील स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के चीफ आर्किटेक्ट हैं। हमारे संबंधों को प्रगाढ़ करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुझे उनके साथ हर मुलाकात में दोनों देशों के लोगों के समृद्धि और कल्याण के लिए काम करने की ऊर्जा मिली है। मैं इस सम्मान को भारत के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता और हमारी अटूट मित्रता को समर्पित करता हूं। भारत को लेकर FATF की रिपोर्ट ने एक बार फिर वैश्विक मंच पर आतंकी नेटवर्क के डिजिटल फंडिंग तंत्र की पोल खोल दी है। पुलवामा और गोरखनाथ हमलों के उदाहरण देते हुए रिपोर्ट में बताया गया है कि आतंकी अब ई-कॉमर्स साइट, पेमेंट ऐप्स और VPN का इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलवामा हमले में RDX के लिए अमेजॉन से एल्यूमिनियम पाउडर मंगाया गया था, जबकि गोरखनाथ हमले में आतंकी को विदेश से पेपाल के जरिए लाखों रुपए भेजे गए। FATF ने चेतावनी दी है कि इन प्लेटफॉर्म्स के दुरुपयोग से ट्रांजैक्शन ट्रैक्स करना मुश्किल हो गया है। रिपोर्ट से यह भी कहा गया है कि कुछ देशों की सरकारें आतंकियों को वित्तीय मदद देती है। भारत लगातार पाकिस्तान की भूमिका उजागर करता है। ये रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय निगरानी बढ़ाने की जरूरत पर जोर देती है। भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को यमन में 16 जुलाई को फांसी दिए जाने की संभावना के बीच भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है ताकि ये सजा टल सके। निमिषा पर 2017 में एक यमनी नागरिक की हत्या का आरोप है, जिसे कोर्ट ने 2020 में मौत की सजा सुनाई थी। अब मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये कहा जा रहा है कि यमन सरकार ने फांसी की तारीख तय कर दी है। हालांकि भारत सरकार के अनुसार उन्हें अब तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। निमिषा के परिवार पर भारी कर्ज है और वे ब्लड मनी के जरिए समझौता कर सजा रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हुती विद्रोहियों के प्रभाव वाले क्षेत्र में भारत की पहुंच सीमित है, जिससे प्रयासों में बाधा आ रही है। सरकार लगातार यमनी अधिकारियों से संपर्क में है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सफारी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक सामने आई है। सीएम जिस जिप्सी में सवार थे उसकी फिटनेस अगस्त 2022 में ही समाप्त हो गई थी,
लेकिन इसके बावजूद उसे उपयोग में लाया गया। बाद में खुलासा हुआ कि 5 साल इस वाहन की फिटनेस रिन्यू नहीं कराई गई थी। आनन फानन में अब इसकी फिटनेस कराई गई है और जुर्माना भी लगा है। वन विभाग ने हड़कंप है और जांच का जिम्मा पीसीसीएफ वन्यजीव को सौंपा गया है। मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले राजाजी रिजर्व में इसी तरह की लापरवाही में 6 कर्मचारियों की जान जा चुकी है। ये मामला सरकार की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों तक चले संघर्ष के बाद अब ईरान ने मरने वालों की आधिकारिक संख्या जारी कर दी है। ईरानी सरकार के मुताबिक इजरायली हमलों में 1060 नागरिकों की मौत हुई है, जिसमें उसके 14 परमाणु वैज्ञानिक भी शामिल है। ये वैज्ञानिक ईरान के परमाणु कार्यक्रम का एक अहम हिस्सा थे। हालांकि स्वतंत्र मानवाधिकार संगठन के अनुसार मरने वालों की संख्या 1190 से अधिक हो सकती है और करीब 4500 लोग घायल हुए हैं। ईरान ने अब तक अपनी सैन्य क्षति का खुलासा नहीं किया है। युद्ध विराम लागू होने के बाद ही ये जानकारी धीरे धीरे सामने आ रही है। विशेषज्ञों के अनुसार ये ईरान के लिए रणनीतिक झटका जरूर है, लेकिन दीर्घकालिक असर पर संदेह बना हुआ है। यह वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, इंडिया, आवाज इंडिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कॉलेज परिसरों में रैगिंग पर अब डिजिटल शिकंजा कस दिया है। यूजीसी ने स्पष्ट किया है कि अगर सीनियर्स जूनियर्स को व्हाट्सएप ग्रुपों के जरिए परेशान करते हैं तो वह भी रैगिंग मानी जाएगी और कड़ी कार्रवाई होगी। आयोग ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को इन ग्रुप्स की निगरानी के निर्देश दिए हैं। यूजीसी ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जरूरत पड़ी तो संस्था का फंड भी रोका जा सकता है। आयोग ने यह भी बताया कि कई बार सीनियर छात्रों द्वारा जूनियर्स को अपमानित करना, बाल कटवाना, देर तक जागने के लिए मजबूर करना या सामाजिक बहिष्कार की धमकी देना जैसी घटनाएं सामने आती है। अब इन सब पर गंभीरता से कदम उठाया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय के परख सर्वे ने भारत की स्कूली शिक्षा व्यवस्था की कमजोर कड़ी उजागर दी है। सर्वे में पाया गया कि कक्षा 6 के केवल 53% छात्र 10 तक का पहाड़ा जानते हैं, जबकि कक्षा 3 के सिर्फ 55% बच्चे 99 तक की संख्या एक क्रम में रख सकते हैं। गणित में छात्रों का प्रदर्शन सबसे कमजोर रहा, जहां औसतन 46% तक अंक ही आए। रिपोर्ट में बताती है कि भाषा और समाज विषयों में स्थिति थोड़ी बेहतर है। कुल 781 जिलों में 74,000 से अधिक स्कूलों के 21 लाख से ज्यादा छात्रों पर यह सर्वे हुआ है। मंत्रालय ने नतीजे के आधार पर राज्यों को सुधार की रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे बेहतर कर रहे हैं, लेकिन उच्च कक्षाओं में शहरी छात्रों का प्रदर्शन मजबूत है। महाराष्ट्र के नागपुर समेत विदर्भ के कई इलाकों में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। बीते 48 घंटे में नागपुर में 172 मिमी से अधिक बारिश हुई है, जिससे कई निचले इलाकों में जल भराव हो गया है। हालात को देखते हुए जिले के सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान आज बंद रखे गए हैं। मौसम विभाग ने विदर्भ के अमरावती, अकोला, चंद्रपुर और गढ़चिरौली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नागपुर स्थित प्रादेशिक मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम से भारी बारिश जारी रहेगी। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मुंबई और पुणे में भी आज गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। घाट क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। नंदुरबार जिले से एक मार्मिक तस्वीर सामने आई है। शहादा तहसील के बुरीनलपाड़ा गांव में एक गर्भवती महिला को अस्पताल तक पहुंचने के लिए ग्रामीणों को 7 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा करनी पड़ी। गांव तक न कोई पक्का रास्ता है, न ही एम्बुलेंस पहुंच पाती है। ऐसे में गांव वालों ने महिला को बांबू की झोली में बिठाया और उसे कंधों पर उठाकर पथरीले रास्तों, घाटों और जंगलों से होते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाया। ये यात्रा सिर्फ मजबूरी नहीं, बल्कि ग्रामीणों की हिम्मत और
जज्बे की मिसाल है। अच्छी बात यह रही कि समय रहते इलाज मिला और महिला ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रविंद्र सोनवने ने बताया कि मां और बच्चों दोनों सुरक्षित है, लेकिन चिंता की बात यह है कि नंदुरबार के 70 गांव और 360 पाड़े आज भी ऐसी दिक्कतों से जूझ रहे हैं, खासकर बरसात में। नमस्कार, मी डॉक्टर रवींद्र सोनवणे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी नंदुरबार। सदरील घटना ही राणीपूर PSC अंतर्गत बुरीमाळ या गावची आहे। अतिदुर्गम भाग आहे हा शहादा तालुक्यातील। काल जवळपास 11 वाजता संबंधित पेशंटची डिलिव्हरी PSCला झाली आहे। जुळीतून पेशंटला आणण्यात आलं, रस्ता नसल्याने ह्या अडचणी या आपल्या धडगाव, अक्कलकुवा आणि काही इतर तालुक्यातल्या दुर्गम भागामुळे अडचणी येत असतात। जवळपास आपल्याकडे 70 गावं आहेत आणि त्याच्यात 350 पेक्षा जास्त पाड्यांमध्ये हा जनरली हा विषय येत असतो। रस्ता नसल्याने दरवर्षी बॉम्बे ॲम्ब्युलन्समधून रुग्णास आणण्याचे किंवा गरोदर माताला आणण्याचे प्रकार होत असतात। परंतु कालची जी घटना झाली, कविता आशा पवार नाव संबंधित पेशंटचं होतं। तिला सकाळी 10-10:30च्या सुमारास PSCला आणल्यानंतर 11:30 वाजेपर्यंत तिची डिलिव्हरी झाली। सध्याच्या घडीला माता आणि बालक दोन्ही सुखरूप आहेत। ज्या ठिकाणी ॲम्ब्युलन्स पोहोचते किंवा ज्या ठिकाणी ॲम्ब्युलन्स जाऊ शकते अशा ठिकाणी आम्ही सर्व वैद्यकीय अधिकारी, समुदाय आरोग्य अधिकारी, आशा यांना सर्वांना सूचना दिलेल्या आहेत। जिथपर्यंत आपले ॲम्ब्युलन्स नेता येते तिथून पेशंटला आणून त्याला संदर्भ सेवा देण्यात येऊन PSC किंवा RSला संबंधित पेशंट नेऊन त्या ठिकाणी डिलिव्हरी करण्यासंदर्भातल्या त्याच्यासोबतच माहेरघरामध्ये आपण रुग्णांना, गरोदर मातांना ॲडमिट करण्याबद्दल सर्व अधिकाऱ्यांना सूचित केलेले आहे। येणाऱ्या जे 3 महिने आहेत मान्सूनचे, या काळातल्या सर्व गरोदर मातांची यादी आपण तयार करून प्रत्येक मातेचं आपण हे करत आहोत। डिलिव्हरी वगैरे कुठे होणार त्याचं नियोजन केलेलं आहे आरोग्य खात्याने। आणि तरी देखील या गावातील अजून ज्या काही महिला असतील, या सर्व गरोदर मातांना प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या ठिकाणी आणून त्या ठिकाणीच त्यांची राहायची, जेवणाची व्यवस्था करण्यात येऊन काही येणाऱ्या काळात त्यांच्या संस्थांमध्येच प्रसूती कशी होईल याच्यासाठी आरोग्य विभाग प्रयत्न करत आहे। महाराष्ट्र के शहादा शहर में ट्रैफिक नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए आज पुलिस ने एक विशेष मुहिम चलाई। पुलिस निरीक्षक निदेश देसले के मार्गदर्शन में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्मारक परिसर में ये कार्रवाई की गई। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले 20 दोपहिया वाहन चालकों पर दंडात्मक कार्रवाई की गई। जिन कारणों पर चालान काटे गए उनमें हेलमेट न पहनना, दस्तावेजों की कमी, लापरवाही से वाहन चलाना और नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करना शामिल है। कार्रवाई के समय सिटी पुलिस स्टेशन के अधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का सख्ती से पालन करें। शहर में अनुशासन बनाए रखने के लिए नगरपालिका की मदद से वन वे योजना लागू करने का भी भरोसा दिया गया है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि भविष्य में इस तरह की सख्त कार्रवाइयां लगातार की जाएंगी। एक और जहां रणबीर कपूर की रामायण ने दर्शकों की उत्सुकता बढ़ाई है, वहीं अब महाअवतार नरसिम्हा सिनेमाघरों में दहाड़ने को तैयार है। KGF और कांतारा जैसी हिट फिल्म बना चुकी होमले फिल्म्स ने इसकी रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। फिल्म 25 जुलाई को 3D में रिलीज होगी और इसका ट्रेलर 9 जुलाई को वृंदावन में शाम 5:22 पर रिलीज किया जाएगा। यह फिल्म भगवान विष्णु के 10 अवतारों पर आधारित एनिमेटेड यूनिवर्स की शुरुआत है। महाअवतार नरसिम्हा के बाद महाअवतार परशुराम, रघुनंदन, द्वारकाधीश और कल्कि जैसी फिल्में आएंगी। ये महागाथा एक दशक तक दर्शकों को भारतीय माइथोलॉजी की दुनिया से जोड़ने वाली है। फिल्म का निर्देशन अश्विन कुमार ने किया है और इसे कालिम प्रोडक्शन के तहत निर्मित किया गया है। ट्रेलर रिलीज से पहले ही सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर उत्साह चरम पर है। प्लेबैक सिंगर यासर देसाई का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें वो मुंबई के वर्ली सी लिंक पर गाने की शूटिंग करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में वो बेहद ही जोखिम भरे तरीके से सी लिंक के किनारे खड़े हैं, जिससे लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई जा रही है। सोशल मीडिया यूजर्स ने सवाल उठाया कि ये स्टंट किसी शूट का हिस्सा था या फिर महज सनक। वीडियो वायरल होते ही मुंबई पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया है। हालांकि अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बता दें, यासर देसाई मखना, जोगी, नैनोस ने बांधी जैसे कई सुपरहिट गानों के लिए पहचाने जाते हैं। 2016 में उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस वीडियो को लेकर अब सेलिब्रिटी के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भी सवाल उठने लगे हैं।
टीवी की दुनिया में एक बार फिर तुलसी वीरानी की वापसी होने जा रही है क्योंकि सास भी कभी बहू थी का दूसरा सीजन 29 जुलाई से ऑन एयर होगा। स्मृति ईरानी इस शो में फिर से तुलसी के किरदार में नजर आएंगी। शो का प्रोमो हाल ही में जारी किया गया जिसमें श्रुति कहती दिखी, मैं जरूर आऊंगी क्योंकि हमारा 25 साल का रिश्ता है। जैसे ही प्रोमो सामने आया सोशल मीडिया पर दर्शकों की प्रतिक्रिया उमड़ पड़ी। खासतौर पर सीरियल अनुपमा को लेकर ट्रोल्स का निशाना तेज हो गया है। कई यूजर्स ने अनुपमा को बोरिंग बताते हुए इसे रिप्लेस करने की मांग की है। 2020 में शुरू हुए अनुपमा शो की टीआरपी कभी टॉप पर हुआ करती थी, लेकिन कलाकारों के शो छोड़ने और कहानी में खिंचाव के से दर्शकों की रुचि कमी हुई है। अब देखना होगा कि क्या तुलसी की वापसी अनुपमा के भविष्य को प्रभावित करेगी। आवाज इंडिया समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। आवाज